तो आज का हमारा विषय हम्म। काफी दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। हम बात करने वाले हैं ज्ञान के ब्रह्मांड को एक तरह से कहें तो व्यवस्थित करने के बारे में। हमारे पास कुछ बहुत ही स्मार्ट नोट्स हैं जो लाइब्रेरियन साइंस के जनक डॉक्टर एसआर रंगानाथन के काम पर आधारित हैं। हम्म। तो आज हमारा मिशन है ज्ञान के डीएनए को क्रैक करना। मतलब ये समझना कि कैसे भौतिकी जैसा एक सरल विषय समय के साथ रेगिस्तानी वनस्पति विज्ञान जैसे एक बेहद खास विषय में बदल जाता है। और ये सिर्फ लाइब्रेरियन या मतलब शिक्षाविदों के लिए नहीं है। नहीं, नहीं, ये असल में हमारे सोचने के तरीके के पीछे का छिपा हुआ ढांचा है। जब हम गूगल पर कुछ खोजते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही तर्क काम कर रहा होता है। अच्छा। ये ज्ञान की संरचना को समझने की एक कुंजी है और डॉक्टर रंगानाथन ने हमें इसे समझने के लिए कोड दिया, BCC। आज हम इसी कोड को एक एक करके तोड़ेंगे। ये दिलचस्प लग रहा है, लेकिन इस कोड को क्रैक करने से पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक विषय मतलब एक सब्जेक्ट आखिर होता क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए कि ज्ञान बिखरी हुई ईंटों का एक बहुत बड़ा ढेर है। वो सिर्फ जानकारी है, डेटा। लेकिन जब हम उन ईंटों को एक तर्क और व्यवस्था से जोड़कर एक दीवार खड़ी करते हैं, तब वो एक विषय बनता है। अच्छा। इसका एक सीधा सा सूत्र है, ज्ञान प्लस व्यवस्था प्लस तर्क इज इक्वल टू विषय। डॉक्टर रंगनाथन ने भी यही कहा था कि विषय विचारों का एक संगठित समूह है, संगठन ही कुंजी है। समझ गया। तो बिखरी हुई ईंटें सिर्फ जानकारी हैं, लेकिन जब उन्हें एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से जोड़ा जाता है तब वो एक विषय बनती हैं। हाँ, तब वो एक दीवार यानी एक विषय बन जाती हैं। तो आपका ये BCC कोड यहीं से शुरू होता है? बिल्कुल। BCC विषयों के 3 मुख्य प्रकारों का ढांचा है। B से बेसिक यानी मूल विषय, ओके। C से कंपाउंड यानी यौगिक विषय और दूसरे C से कॉम्प्लेक्स यानी जटिल विषय। ज्ञान के ब्रह्मांड का हर विषय इन 3 श्रेणियों में से ही किसी एक में फिट होता है। ठीक है, तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। B यानी बेसिक सब्जेक्ट या मूल विषय। मैं इसे कैसे पहचानूं? जैसे भौतिकी और बायोफिजिक्स में बुनियादी फर्क क्या है? इसे समझने के लिए शुद्ध दूध की उपमा सबसे अच्छी है। शुद्ध दूध? हाँ, जी। एक मूल विषय शुद्ध, बिना मिलावट वाले दूध की तरह होता है। इसमें केवल एक ही मौलिक विचार होता है। वो अपने आप में पूरा है, जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र। ये ज्ञान की नींव के पत्थर हैं। और बायोफिजिक्स? बायोफिजिक्स में 2 विचार मिल रहे हैं, तो वो मिलावटी दूध जैसा हो गया। अच्छा, शुद्ध दूध, ये याद रखना आसान है। तो भौतिकी और अर्थशास्त्र जैसे विषय मूल विषय हैं। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, सतह पर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ओके। डॉक्टर रंगनाथन ने महसूस किया कि सभी मूल विषय एक जैसे नहीं होते। इसलिए उन्होंने मूल विषयों को भी आगे 2 प्रकारों में बांटा, मुख्य मूल विषय और गैर मुख्य मूल विषय। अरे वाह! तो मूल विषयों के अंदर भी श्रेणियां हैं। चलिए पहले मुख्य मूल विषयों की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, 6 प्रकार। ये तो एक लंबी सूची लगती है। क्या ये सिर्फ रटने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक सूची नहीं है। ये असल में पिछले कुछ 100 सालों में मानव ज्ञान के विकास की कहानी है। कहानी? कैसे? ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ बढ़ता नहीं है, बल्कि ये खुद को लगातार पुनर्गठित करता है। हम सदियों पुराने विषयों से शुरू हुए, फिर नई खोजें हुईं और फिर असली जादू तब शुरू हुआ जब हमने विषयों को मिलाना सीखा। अच्छा, तो ये एक कहानी है। चलिए इस कहानी को एक एक करके समझते हैं। पहला प्रकार है परंपरागत। नाम से ही लग रहा है कि ये ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला है। एकदम सही। ये वो विषय हैं जो सदियों से या हजारों सालों से हमारे साथ हैं। गणित, कानून, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, ये ज्ञान के दादा परदादा हैं। ठीक है। और इनके ठीक विपरीत है दूसरा प्रकार, अपरंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल। हाँ, ये अकादमिक दुनिया के न्यू अराइवल्स हैं। ऐसे विषय जो पिछली 1-2 सदियों में ही उभरे हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस, पत्रकारिता, होम साइंस। ठीक है, पुराने और नए, ये समझना आसान है। लेकिन मुझे लगता है कि असली दिलचस्प हिस्सा तब शुरू होता है जब विषय आपस में मिलना शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, तीसरा प्रकार है विलेत, फ्यूज्ड। ये ज्ञान की दुनिया का फ्यूजन ही है, जब 2 या 2 से ज्यादा पारंपरिक विषय मिलकर एक बिल्कुल नया विषय बनाते हैं। जैसे?
सबसे क्लासिक उदाहरण है जीव विज्ञान और भौतिकी का मेल, जिससे बना बायोफिजिक्स, या फिर भूगोल और राजनीति के मिलने से बना भू राजनीति। यहाँ दोनों विषय अपनी कुछ पहचान खोकर एक नई तीसरी पहचान बनाते हैं। ठीक है। चौथा प्रकार है आस्वत या डिस्टिल्ड। आस्वन का मतलब तो किसी चीज का सार निकालना होता है। ज्ञान में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज का रस निकालना। सोचिए कि आप समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान जैसे कई विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ। और आप देखते हैं कि इन सब में एक चीज आम है, शोध करने का तरीका। हाँ, रिसर्च का तरीका। बिल्कुल। जब हम उस तरीके को, उस कार्यप्रणाली को इन सभी विषयों से बाहर निकालकर एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं तो वो शोध विधि बन जाता है। अच्छा। ये एक आस्वत या डिस्टिल्ड विषय है। मैनेजमेंट भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक मिनट, लेकिन शोध विधि को एक अलग विषय मानना थोड़ा अजीब नहीं है? ये तो बस किसी भी विषय पर काम करने का एक तरीका है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही इस वर्गीकरण की खूबसूरती है। इसे एक अलग विषय इसलिए माना गया क्योंकि अब इसकी अपनी तकनीकें और सिद्धांत हैं जो किसी एक मूल विषय तक सीमित नहीं है। ओके। ये एक सार्वभौमिक कौशल बन गया है। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं है, प्रक्रियाओं के बारे में भी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। पांचवा प्रकार है आंशिक समावेशन। ये नाम थोड़ा भारी भरकम है। इसका सरल मतलब है जेनेरिक कैटेगरी या एक छाते जैसा शब्द। छाता। हाँ, एक बड़ा व्यापक नाम जिसके अंदर कई स्वतंत्र मुख्य विषय आते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान कहना। इसके अंदर समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र सब आ जाते हैं। अच्छा। और आखिरी है विषय समूह, सब्जेक्ट बंडल्स। ये आंशिक समावेशन से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। आंशिक समावेशन में विषय एक ही परिवार के होते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, लेकिन विषय समूह में अलग अलग परिवारों के विशेषज्ञ किसी एक खास समस्या का अध्ययन करने के लिए एक साथ आते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है रक्षा विज्ञान। इसमें इंजीनियरिंग, राजनीति, भूगोल, मनोविज्ञान सब कुछ थोड़ा थोड़ा शामिल होता है। ये एक एक्सपर्ट ग्रुप की तरह है जो एक मिशन पर काम कर रहा है। वाह! तो ये सिर्फ 6 प्रकारों की सूची नहीं, बल्कि ज्ञान के बनने के 6 अलग अलग तरीके हैं। अब मूल विषयों के दूसरे हिस्से पर आते हैं, गैर मुख्य मूल विषय। इसे समझने का कोई आसान तरीका? बिल्कुल, इसके लिए पिज्जा की उपमा सबसे अच्छी है। पिज्जा? हाँ, अगर मुख्य विषय एक पूरा पिज्जा बेस है, तो गैर मुख्य विषय या तो उसका एक टुकड़ा है या किसी खास टॉपिंग वाला हिस्सा है। अच्छा। इसे पिता और संतान के रूप में भी देख सकते हैं। मुख्य विषय पिता है और गैर मुख्य उसकी संतान या एक विशेष रूप। पिता और संतान या पिज्जा स्लाइस, ये मदद करता है। इसके भी 4 प्रकार है ना? हाँ, इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रामाणिक, विशिष्ट, प्रणाली और पर्यावरणीय। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। पहला है प्रामाणिक, कैनोनिकल। जी, इसका क्या मतलब है? इसकी पहचान है परंपरागत और सीधा विभाजन। जब कोई मुख्य विषय अपने क्लासिक पारंपरिक हिस्सों में बंटता है, जैसे गणित का अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति में बंटना। ठीक है, ये उस पिज्जा के क्लासिक स्लाइस हैं। बिल्कुल। दूसरा है विशिष्ट, स्पेशल। ये कैसे अलग है? इसकी पहचान है सीमित दायरा। जब विषय सबके लिए न होकर किसी खास समूह या उद्देश्य के लिए सीमित हो जाता है। जैसे चिकित्सा एक मुख्य विषय है और बाल चिकित्सा केवल बच्चों के लिए है। समझ गया। या कानून मुख्य विषय है, लेकिन कॉर्पोरेट कानून सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लिए है। एकदम सही। ये उस पिज्जा का एक ऐसा स्लाइस है जिस पर कोई खास स्पेशल टॉपिंग डाली गई है। और तीसरा है प्रणाली, सिस्टम। इसका मतलब विचारधारा या स्कूल ऑफ थॉट है। बिल्कुल। यहाँ विषय वही रहता है, लेकिन उसे देखने का नजरिया मतलब चश्मा बदल जाता है। अर्थशास्त्र एक मुख्य विषय है, लेकिन पूंजीवादी अर्थशास्त्र और मार्क्सवादी अर्थशास्त्र ये दोनों दुनिया को देखने की अलग अलग प्रणालियां हैं। सही है। इसी तरह चिकित्सा में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद तीनों का लक्ष्य स्वास्थ्य है, लेकिन उनकी प्रणाली और सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और चौथा और आखिरी है पर्यावरणीय। हाँ, एनवायरमेंटल। जब किसी विषय का अध्ययन किसी खास भौगोलिक या सामाजिक वातावरण के संदर्भ में किया जाए।
जैसे वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी एक मुख्य विषय है, लेकिन जब हम इसका अध्ययन रेगिस्तान के संदर्भ में करते हैं तो ये रेगिस्तानी वनस्पति विज्ञान बन जाता है। या समुद्र के संदर्भ में समुद्री वनस्पति विज्ञान। हाँ बिल्कुल, ये विषय को एक खास माहौल में रखकर देखना है। तो ये हैं 4 प्रकार: प्रामाणिक, विशिष्ट, प्रणाली और पर्यावरणीय। इन्हें याद रखने का कोई तरीका है? हाँ, इन चारों को याद रखने के लिए एक मजेदार मेमोरी हुक भी है। अच्छा, बताइए बताइए। इस तरह की चीजें हमेशा काम आती हैं। ये है PVPP, प्रमाण है कि विशिष्ट प्रणाली से पर्यावरण बचता है। कमाल है। तो अब तक हमने ये समझा कि एक मूल विषय क्या होता है और उसकी शाखाएं कैसे निकलती हैं। अब हम रंगनाथन के BCC कोड के बाकी 2 अक्षरों पर आते हैं, C और C। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हाँ, यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल, और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर हम देखते हैं कि जब 2 अलग-अलग विचार आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पहले कंपाउंड सब्जेक्ट यानी यौगिक विषय को लेते हैं। इसके लिए हम अपनी पिज्जा थ्योरी पर वापस चल सकते हैं। बिल्कुल, याद है पिज्जा बेस हमारा मूल विषय था। हाँ, यौगिक विषय बनाना पिज्जा पर टॉपिंग डालने जैसा है। सूत्र सरल है, मूल विषय यानी बेस प्लस एक एकल विचार यानी टॉपिंग, और बन गया एक यौगिक विषय। हाँ, एक तैयार पिज्जा। उदाहरण के लिए कृषि एक मूल विषय है, ये हमारा बेस हुआ। इस पर हमने चावल की टॉपिंग डाल दी, जो एक एकल विचार है, तो चावल की कृषि एक यौगिक विषय बन गया। एकदम सही। इसे पहचानने का एक और कारगर तरीका है खुद से ये पूछना, इसमें बॉस कौन है और मेहमान कौन है। अच्छा, चावल की कृषि में कृषि बॉस है यानी मूल विषय, और चावल सिर्फ एक मेहमान है। विषय का मूल चरित्र कृषि ही रहता है। ठीक है, तो पिज्जा पर टॉपिंग डालना मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट समझ आ गया। लेकिन क्या होता है जब 2 अलग-अलग शेफ, दोनों अपने आप में माहिर, मिलकर एक बिल्कुल नई डिश बनाने की कोशिश करें? वो टॉपिंग नहीं डाल रहे, वो अपनी पूरी रेसिपी ही मिला रहे हैं। मेरे ख्याल से यहीं पर जटिल विषयों मतलब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स की बात आती है ना? ये एक बेहतरीन उपमा है। जटिल विषय 2 बराबर ताकतों का हैंडशेक है। हैंडशेक। हाँ, यहाँ कोई बॉस या मेहमान नहीं है। यहाँ बॉस प्लस बॉस इज इक्वल टू सुपर बॉस वाला फॉर्मूला है। जब 2 मुख्य विषय आपस में क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो एक जटिल विषय बनता है। तो जैसे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों बॉस हैं, जब ये हाथ मिलाते हैं तो बनता है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, जो एक जटिल विषय है। यहाँ पर मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, बायोकेमिस्ट्री या बायोफिजिक्स जो हैं वो असल में वो विलीत मतलब फ्यूज्ड विषय के उदाहरण हैं। उन्होंने मिलकर एक बिल्कुल नया, एक स्थायी विषय बना दिया है। ओह, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो फिर जटिल विषय का सही उदाहरण क्या होगा? इसे पहचानने के लिए कुछ जासूसी कीवर्ड है। जासूसी कीवर्ड? हाँ, अगर किसी विषय के वर्णन में प्रभाव, अंतर संबंध, तुलना या अंतर जैसे शब्द आए तो बहुत संभावना है कि वो एक जटिल विषय है। जैसे समाजशास्त्र पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। यहाँ समाजशास्त्र और प्रौद्योगिकी 2 बॉस एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं। या विज्ञान और धर्म के बीच संबंध। ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक संवाद है, एक हैंडशेक है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो बायोकेमिस्ट्री एक स्थायी फ्यूजन है, एक नया विषय, जबकि पुस्तकालयों पर इंटरनेट का प्रभाव एक गतिशील संबंध है, एक जटिल विषय। बिल्कुल, लेकिन असल दुनिया में ये हमेशा इतना साफ नहीं होता होगा, है ना? हाँ, यही मैं सोच रहा था। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। डिजिटल मानविकी जैसा विषय सोचिए। क्या ये मानविकी पर डिजिटल की टॉपिंग है? कंपाउंड। या 2 बराबर की ताकतों का हैंडशेक? कॉम्प्लेक्स। या फिर ये अब एक नया विलयित मतलब फ्यूज्ड विषय बन चुका है? विशेषज्ञ आज भी इस पर बहस करते हैं। ये दिखाता है कि ये ढांचा एक गाइड है, पत्थर की लकीर नहीं। तो आज की इस चर्चा का सार देखें तो हमने ज्ञान की एक ईंट से शुरुआत की और डॉक्टर रंगनाथन के BCC कोड को क्रैक करते हुए विषयों के पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की। बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हमने देखा कि कैसे मूल विषय भी दूध की तरह शुद्ध होते हैं, लेकिन उनकी भी मुख्य और गैर मुख्य शाखाएं होती हैं। हाँ,
मुख्य शाखाएं हमें ज्ञान के विकास की कहानी बताती हैं, पुराने से नए और फ्यूजन से लेकर निचोड़ तक। और गैर मुख्य शाखाएं दिखाती हैं ज्ञान की एक ईंट से शुरुआत की और डॉक्टर रंगनाथन के बीसीसी कोड को क्रैक करते हुए विषयों के पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की। बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हमने देखा कि कैसे मूल विषय भी दूध की तरह शुद्ध होते हैं, लेकिन उनकी भी मुख्य और गैर मुख्य शाखाएं होती हैं। हाँ, मुख्य शाखाएं हमें ज्ञान के विकास की कहानी बताती हैं, पुराने से नए और फ्यूजन से लेकर निचोड़ तक। और गैर मुख्य शाखाएं दिखाती हैं कि कैसे एक ही विषय को अलग अलग दायरों, नजरियों और माहौल में देखा जा सकता है। सही कहा। और आखिर में हमने पिज़्ज़ा और हैंडशेक जैसी उपमाओं से यौगिक और जटिल विषयों के बीच का मुश्किल अंतर भी समझा। कि यौगिक में एक बॉस पर एक मेहमान होता है, जबकि जटिल में दो बॉस एक दूसरे से संवाद करते हैं। और ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें जानकारी के पीछे की संरचना को दिखाता है। ये सोचने का एक तरीका है कि विचार एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। ये हमें बेहतर ढंग से सीखने, शोध करने और यहाँ तक कि अपने खुद के विचारों को व्यवस्थित करने में भी मदद करता है। ये सच में ज्ञान को नेविगेट करने का एक नक्शा है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने देखा कि विषय कैसे बनते और जुड़ते हैं। ये ढांचा लगभग 1 सदी पुराना है। अब सोचने वाली बात यह है, आज के दौर में जहां एआई और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्र इतनी तेजी से अलग अलग विषयों को मिला रहे हैं, क्या हमें रंगनाथन के इन 3 प्रकारों के अलावा एक चौथे, बिल्कुल नए प्रकार के विषय की जरूरत पड़ने वाली है? एक मेटा विषय। हाँ, एक ऐसा मेटा विषय जो शायद इन सभी श्रेणियों से परे हो।